Hello students, welcome to the channel English 360. Today we are going to do 7th chapter from your class 10 English book, First Flight, and the name of the chapter is Glimpses of India. Here three different writers talk about three different places, three different states of India and the lesser known aspects of these places. तो पहला जो पार्ट है बेकर फ्रॉम गोवा, लूसियो रॉड्रिग्स ने वो लिखा है। तो वो गोवा की एक ट्रेडिशनल कल्चर और वहाँ एक बेकर का क्या इंपॉर्टेंस है गोवा के अंदर, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। सेकंड, लोकेश अब्रोल कुर्ग की कहानी लिखते हैं, जो कि कर्नाटका के अंदर एक कोडागु डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये जो कुर्ग नाम का प्लेस है, तो उसके बारे में, इसके लोगों के बारे में और इसकी सीनिक ब्यूटी के बारे में लिखते हैं। और तीसरा जो प्लेस है वो आसाम के अंदर जो टी प्लांटेशन है, कैसे वहाँ पे लश ग्रीन टी बुशेज और टी प्लांटेशन है, उनके बारे में अरूप कुमार दत्ता जो है वो इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। सो दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से, जो है बेकर फ्रॉम गोवा। तो देखिए बेकर फ्रॉम गोवा क्या है। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी। जब पोर्टुगीज लोग यहाँ पे इंडिया में आए थे और जब वो गोवा में रहते थे, तो उन्होंने एक ट्रेडिशन थी उन लोगों की, वो जो बेकर्स थे, तो उनका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता था हर एक फेस्टिविटी के अंदर, और हर एक यू कैन से ओकेजन के ऊपर जो है बेकरी की कोई ना कोई आइटम यूज में आती थी। और वो ट्रेडिशन आज भी गोवा में बरकरार है। हालांकि पोर्टुगीज वहाँ से चले गए हैं, लेकिन आज भी गोवा का जो ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है, जो विलेजेस है, वहाँ पे एक बेकर के बिना कोई भी फेस्टिविटी जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread. तो राइटर क्या लिखते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि वो याद करते हैं। रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली होती है कि पास्ट की अच्छी फॉन्ड मेमोरीज को आप याद करते हो, खुश होते हो उनको याद करके। तो कहते हैं कि वो उन पुराने अच्छे पुर्तगाल वाले लोग जब यहाँ पे रहते थे, पोर्टुगीज रहते थे, उन दिनों को याद करते हैं हमारे एल्डर्स। राइटर कह रहे हैं ये बात। और पोर्टुगीज लोगों को और उनके जो फेमस जो ब्रेड के टुकड़े थे, लोव्स ऑफ जो ब्रेड थे, उनकी ब्रेड को याद करते हैं। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. जो उस ब्रेड को खाने वाले लोग थे, जिन्होंने प्रथा स्टार्ट की थी, जो पुर्तगाल वाले थे, वो शायद चले गए हैं इंडिया, मतलब वो चले गए होंगे इंडिया छोड़ के, लेकिन ये जो प्रथा है उनकी स्टार्ट की हुई, जो ब्रेड को बनाने वाले हैं, वो आज भी पुर्तगाल के अंदर वो लोग हैं। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. आज भी गोवा के अंदर मिक्सर्स, मोल्डर्स और वो लोग जो कि ब्रेड को बेक करते थे, उसे पकाते थे, वो लोग हैं। मिक्सर्स मतलब जो आटा गूंदते थे, मोल्डर्स जो रोटी को शेप देते थे ब्रेड को, और बेकर जो उन्हें पकाते थे। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। और वो पुरानी भट्टियाँ जो थी, जिसके अंदर ये बेकरी वाले काम किया करते थे, जिनके अंदर ब्रेड को सेका करते थे, वो आज भी वहाँ पर, वो टाइम टेस्टेड, समय के साथ साथ वो मतलब इतने लंबे समय से वहाँ पे वो भट्टियाँ हैं, आज भी वहाँ पे विद्यमान है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। और उन भट्टियों की आग जो है उसके अंदर जो वो आज भी नहीं बुझी है, मतलब उसके अंदर आज भी आग जलती है, आज भी वो काम में लाई जाती है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। तो देखिए जो बेकर है वो कैसे मतलब आया करता था वहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में, वो एक बैम्बू शाफ्ट लेके, एक बैम्बू जो उसके पास स्टिक हुआ करती बड़ी सारी, और एक बास्केट लेके जिसके अंदर काफ़ी सारी ब्रेड्स हुआ करती, तो वो उसको लेके वो आया करता था। और आज भी गोवा के अंदर उसकी तो जो थर्ड और जिंगल जो आवाज़ें हैं बैम्बू की, जो एकदम से उसे ज़मीन पे रखता है, जो थर्ड की साउंड आती है, और जो जिंगल थोड़ा कुछ खनकने की सी आवाज़ आती है, तो वो सारी सुनी जा सकती है गोवा के अंदर कई जगहों पर आज भी। Maybe the father is not alive but the son still carries on the family profession. तो शायद आज जो ट्रेडिशनल बेकर्स थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, वो लोग जिंदा नहीं है, ठीक है, तो उनके बच्चे आज उनके प्रोफेशन को कैरी कर रहे हैं। These bakers are even today known as पैदर in गोवा। और आज भी जो बेकर्स है गोवा में पैदर के नाम से जाने जाते हैं। During our childhood in गोवा the baker used to be our friend, companion and guide. तो हमारे बचपन में, राइटर लिखते हैं कि हमारे बचपन में, जब हमारा बचपन गोवा में बीता था, तो बेकर क्या होता था, हमारा दोस्त होता था, साथी होता था और हमारा गाइड होता था। He used to come at least twice a day, once when he set out in the morning on his selling round and then again when he returned after emptying his huge basket. तो वो दिन में 2 दफ़ा आया करता था। एक तो सुबह जब वो अपने सेलिंग राउंड पे निकला करता था, मतलब ब्रेड्स को बेचने के लिए, और शाम को जब वो और लौटते टाइम जब वो अपनी बास्केट को खाली करके आया करता था, तब वो आया करता था। The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him.
और जैसे ही उसके बैम्बू की आवाज़ आती, हमें जिंगलिंग साउंड या थर्ड की साउंड जो आती, तो हम उठ जाते अपनी नींद से और हम दौड़ते उससे मिलने के लिए, उसको देखने के लिए। वाई वॉज इट सो? ऐसा क्यों था आखिर? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? नॉट एट ऑल। द लोव्स वर ब्रॉट बाय सम पैस्किन और बेस्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस. What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. तो कहते कि ऐसा क्यों था? क्या हमें उस जो वो पाव रोटी या वो जो रोटी लेके आता था, क्या उसके लिए हमारा ये प्यार था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोव्स थे, जो ब्रेड थी, वो तो कौन खरीद लेता था? घर की जो मेड सर्वेंट थी, पैस्किन या बेस्टिन जिसे बोलते थे। हम लोग किसके लिए इच्छा करते थे? हमारी ये इच्छा होती थी कि जो वो ब्रेड बैंगल्स लेके आता था, बैंगल्स की शेप में जो ब्रेड बचाती थी, वो हम बड़ी केयरफुली चूज किया करते थे। और कई बार तो एक मीठी ब्रेड होती थी, अलग तरीके से, स्पेशल तरीके से बनाई हुई। The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. तो बेकर की एंट्रीज होती थी वो म्यूजिकल होती थी। म्यूजिकल क्यों कहा गया है? क्योंकि उसकी बैम्बू से आवाज़ें आ रही होती थी, ठीक है, झैंग झैंग साउंड आ रही होती थी। उसका जो बैम्बू स्टाफ था, बैम्बू की जो लकड़ी थी, और उसका एक हाथ तो बास्केट को सपोर्ट किए हुए होता, अपने उसके सिर पे जो बास्केट होती है, और दूसरे हाथ से वो बैम्बू को थामे रखता, उसे जमीन पे रखता था। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on vertical bamboo. वो घर की जो मेन लेडी होती थी, उन्हें गुड मॉर्निंग करके विश करता था, और उसके बाद जो है वो बैम्बू जमीन पे रख के बास्केट उसके ऊपर रख देता था। We kids would be pushed aside with a mild rebuke and laws would be delivered to the servant, but we would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket somehow. तो हम बच्चों को ना हल्की सी डांट के द्वारा हमें दूर भगा दिया जाता था, और जो ब्रेड थी वो घर के नौकर को दे दी जाती थी। लेकिन हम भी कहाँ हार मानने वाले थे। हम या तो किसी बेंच के ऊपर चढ़ जाते, और या जो पैरापेट, जो घर के ऊपर की जो मंडेर होती है, उसके ऊपर चढ़ जाते, और हम उस बास्केट के अंदर झांक कर देख लेते थे जैसे भी। I can still recall the typical fragrance of those loaves for the elders and the bangles for the children. और आज भी मुझे याद है उनकी जो खुशबू आती थी उन लोव्स से, ब्रेड से। तो ब्रेड तो होती थी वो बड़े लोगों के लिए होती थी, और जो ब्रेड बैंगल्स होती थी वो बच्चों के लिए होती थी। Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. And why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? And why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. तो उस बात के लिए तो हम अपने दांतों को ब्रश भी नहीं किया करते थे, और ना ही अपने माउथ्स को वॉश किया करते थे प्रॉपरली। और क्यों करें हम? कौन इस बात की मुसीबत मोल लेगा कि पहले आम का पत्ता तोड़ के लाओ और फिर उसको टूथब्रश के तौर पे यूज करो? और क्यों ही ज़रूरी था? टाइगर तो कभी ब्रश नहीं करता था, और वैसे भी अगर हम गरम गरम चाय पिए मॉर्निंग में, तो वो तो सब कुछ ऐसे ही वॉश कर देती थी, साफ कर देती थी। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, जस्ट एज अ पार्टी और अ फिस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। तो देखिए, गोवा के अंदर आज भी अगर मैरिज में गिफ्ट दिए जाते हैं किसी को, तो अगर उनमें एक मीठी ब्रेड होती है जिसे बोल बोलते हैं वो लोग, तो अगर वो ना हो तो मैरिज गिफ्ट्स उसके बिना अधूरे हैं। और जैसे कि किसी पार्टी में या कोई अगर खाने का कहीं पे अरेंजमेंट किया गया हो तो उसके अंदर ब्रेड का इंतजाम नहीं होता, तो उसी तरीके से मैरिज गिफ्ट्स भी बोल के बिना अधूरे हैं। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। और कहते हैं कि मतलब इस बात से पता ही चल रहा होगा आपको कि बेकर कितना इंपॉर्टेंट होता है उस गोवा के एक विलेज के लिए। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट। केक्स एंड बोलिनहाज आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। तो कहते हैं कि अगर किसी की बेटी की एंगेजमेंट हो तो उस दौरान जो है, जो घर की लेडी है वो क्या बनाती है? सैंडविचेस बनाती है, ठीक है। और केक्स और बोलिनहाज जो होते हैं, जो ब्रेड से ही बनते हैं, आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। तो क्रिसमस का त्यौहार उनके बिना अधूरा है, केक्स और बोलिनहाज के बिना, और भी फेस्टिवल्स उनके बिना अधूरे हैं। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, चाहे कोई शादी का आयोजन हो, चाहे एंगेजमेंट हो, चाहे कोई फेस्टिवल हो, हर जगह बेकर की प्रेजेंस जरूरी है वहाँ पर। It was a single piece long frock reaching down to the knees. तो उन दिनों जो बेकर थे या जो ब्रेड सेलर्स थे, उनकी एक अजीब सी ड्रेस हुआ करती थी जिसे वो लोग कबाई कहते थे, और ये एक सिंगल पीस, एक लंबी सी फ्रॉक हुआ करती थी जो घुटनों तक आती थी। In our childhood we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. और हमारे बचपन में, राइटर कहता है, हम बेकर्स को कैसे देखते थे कि वो शर्ट और ट्राउजर्स पहने होते थे, और जो ट्राउजर्स थी ना वो फुल लेंथ वाली पैंट से तो छोटी होती थी, और हाफ पैंट से वो थोड़ी बड़ी होती थी, लंबी होती थी। Even today anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder.
और आज भी अगर किसी ने कोई हाफ पैंट पहनी हो ना गोवा के अंदर, जो कि घुटनों से थोड़ा नीचे तक आती हो, तो वो लोग उसे कह देते हैं कि उसने एक पैडर के जैसे ड्रेस पहनी हुई है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। तो बेकर जो था अपने बिल जैसे वो मंथ के एंड में कलेक्ट किया करता था, क्योंकि डेली ही उसको ब्रेड बेचने आना पड़ता था, और जो मंथली अकाउंट्स थे वो घर वाले जो लोग थे वो पेंसिल से दीवार पे लिखते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। तो पुराने दिनों में जो बेकिंग था बड़ा ही एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, अच्छा पैसा कमाते थे वो लोग इससे। बेकर और उसका परिवार कभी भूखा नहीं मरते थे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्परस। तो बेकर, उसका परिवार और उसके नौकर जो थे हमेशा खुश और प्रोस्परस नजर आते थे, खुशहाल नजर आते थे। देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। और उनका जो गोल मटोल जो मोटा शरीर था वो इस बात का उदाहरण था, एक टेस्टिमनी था कि वो लोग हमेशा खुश रहते थे। Even today any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker। और आज भी अगर कोई पर्सन मतलब जैकफ्रूट के जैसा लगता है, मतलब गोल मटोल सा लगता है, तो लोग उसकी कंपैरिजन कर देते हैं किससे? बेकर से। सो दिस वाज योर चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा।